ओम अरुणोदराय नमः। अथर्व क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ गणेश बुद्धि और विवेक के देवता की कृपा आप पर बनी रहे। आज का जिस टॉपिक पर चर्चा होगी वैदिक काल से ही संबंधित चर्चा है। उत्तर वैदिक काल में जो सामाजिक स्थिति थी वह किस प्रकार की थी, आज इस टॉपिक पर चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद कल नेक्स्ट टॉपिक पे आर्थिक स्थिति क्या थी, एक एक करके टॉपिक पे चर्चा होगी। आज देखते हैं सामाजिक स्थिति कैसी थी उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में तो जो था आधार इनका जो था कर्म और रंग के आधार पर, उसके बाद रंग के भी भेद हो गए, आर्य और अनार्य हो गए। अनार्य भी, आर्य लोग गोरे थे, अनार्य लोग काले थे, लेकिन अनार्य के भी भेद हो गए, दास और दासी आ गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर जो हुआ, जिस कुल में जन्म होता था या जो कार्य कर सकता था उसको उसी कुल का मान लेते थे, ऐसा उत्तर वैदिक काल में हुआ। आयतरे ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल में। आइए देखते हैं, इस समय उत्तर वैदिक काल का समाज जो था पितृसत्तात्मक समाज था, यानी पितृ प्रधानता थी। यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में पितृ प्रधान था समाज, और यहाँ का जो समाज था इनमें जो परिवार रहते थे ये संयुक्त परिवार के लोग थे। संयुक्त प्रथा का प्रचलन था यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर मनोरंजन के साधन क्या थे उत्तर वैदिक काल में, नृत्य संगीत करना मनोरंजन के साधन के अंतर्गत था। नृत्य भी होते थे, संगीत, गायन एवं वादन दोनों प्रकार के संगीत का प्रचलन था उत्तर वैदिक काल में। गायन भी होते थे और वादन में वाद्य यंत्र भी बजाए जाते थे। वाद्य जो है बांसुरी प्रमुख थे, अन्य और भी वाद्य यंत्र थे। इसके अतिरिक्त रथ दौड़ इनका लोकप्रिय खेल था। पासों के द्वारा जुआ खेलने का वही उल्लेख प्राप्त होता है उत्तर वैदिक काल का। और भोज्य और पेय पदार्थ इनके क्या थे, तो उसके अंदर दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूं एवं चना प्रमुख थे इनके। सरसों के बीज का खाने में प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में। मांस का भी प्रयोग, जैसे ऋग वैदिक काल में मांस का भक्षण करते थे लोग समाज के, तो उत्तर वैदिक काल में भी मांस खाया जाता था। शरा का भी प्रयोग होता था। शरा एक प्रकार का नशीला पेय पदार्थ था। सुरा, सुंदरी सुना होगा, वैसे शरा था। उत्तर वैदिक काल में शरा था जिसका प्रयोग करते थे। वेशभूषा किस प्रकार की उत्तर वैदिक काल में, तो नारियां जो थी वास एवं अधिवास तीन तरह के वस्त्र धारण करती थी, करने की परंपरा थी नारियों के लिए। वास और अधिवास, ऊपर का और कमर के नीचे का, वास और अधिवास तीन तरह के वस्त्र धारण करते थे। ऊनी कपड़े भी पहने जाते थे उत्तर वैदिक काल में। ऊनी कपड़ा का भी प्रचलन था। इसके अलावा स्त्री व पुरुष दोनों ही सोने और चांदी के आभूषण ग्रह पहनते थे क्योंकि चांदी के लिए रजत शब्द का प्रयोग हुआ है।
शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, जहां गुरु शिष्य के मध्य सीधा संपर्क रहता था और गुरु शिष्य परंपरा की मर्यादा कायम रहती थी, जहां शिष्य जो है गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था वेदों की। जाति प्रथा के अंतर्गत वर्ण जो है जन्म पर आधारित होकर वंशानुगत हो गया था। जो धर्म का कार्य करते थे, धर्म का कार्य जैसे जो धार्मिक कार्य करते थे वो ब्राह्मण कहलाए, धार्मिक कार्य करने वाले ब्राह्मण कहलाए, युद्ध कुशल व राजनीति में प्रखर होने वाले क्षत्रिय कहलाए। इसी प्रकार जो अन्य लोग थे से संपूर्ण जनता वैश्य कहलाई, जिसमें जो व्यवसायी कृषक वर्ग था ये वैश्य कहलाए, और निम्न वर्ग जो था वो शूद्रों का था, जिन्हें अनार्य कहते थे। तीनों वर्गों की यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्गों की सेवा करना इनका कर्तव्य था। किसका? शूद्र का। उत्तरवैदिक काल में, इस काल में आश्रम व्यवस्था का भी प्रादुर्भाव हो गया था। आर्यों ने मानव जीवन के 16 वर्षों को मानते हुए कि मानव का जो जीवन है वह 16 वर्षों के लिए, वो 100 वर्षों के लिए है। इसके तहत उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था के, जिनमें रहते हुए समाज का मानव अपने कर्तव्यों को, ऋणों, 3 ऋण, पंचमहाभूत यज्ञों को करते हुए, विवाह संस्कार वगैरह करते हुए इन 4 आश्रमों से होकर गुजरता था। और इनका जो दायरा रखा गया था, यानी ब्रह्मचर्य का आश्रम में जब प्रवेश करे तो यहाँ पे वो 25 वर्ष रहता था, गृहस्थ आश्रम में आता था, यहाँ 25 वर्ष यानी हो गया 50 के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जाता था, यहाँ भी 25 वर्ष का समय उसका व्यतीत होता था। वानप्रस्थ के बाद फिर वो संन्यास लेता था, जहां उसका अंतिम समय तक संन्यास रहता था। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख प्राप्त होता है। बाल विवाह प्रथा के उदाहरण प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उत्तरवैदिक काल में बाल विवाह प्रथा थी, बाल विवाह प्रथा में प्रचलित थी। विधवा विवाह का भी उल्लेख उत्तरवैदिक काल में प्राप्त होता है, अतः विधवा विवाह भी प्रचलन में था। अंतरजातीय और सजातीय विवाह भी होते थे। ये तो था सामाजिक स्थिति। इसके बाद हम डालेंगे आर्थिक स्थिति पर प्रभाव। क्या परिवर्तन हुआ आर्थिक स्थिति? जो 4 प्रकार के आश्रम है, इसका एक अलग से फिर से इसके बारे में चर्चा करूंगा कि आश्रमों में कैसा कैसा होता था, ऋण कैसे होते थे, गृहस्थ आश्रम में क्या उपयोगिता थी, इनके कर्तव्य क्या थे। इसका नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर रखूंगा आश्रमों का। और उसके बाद विवाह, जो 8 प्रकार के विवाह होते थे, उन 8 प्रकार के विवाहों का भी। और इसी समय संस्कारों का भी उदय हुआ। उत्तरवैदिक काल में संस्कार, 16 प्रकार के संस्कारों का, उसका भी एक अलग से चैप्टर रखूंगा यूट्यूब के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे भी मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।